नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जज रहा कोई व्यक्ति राजनीति में उतर रहा है। ऐसे कई उदाहरण बीते कई सालों में हमारे सामने आते रहे हैं। लेकिन अगर कोई जज अचानक न्यायपालिका में रहते हुए ही यह ऐलान कर दे कि वो सियासत में उतर रहा है तो सबका माथा ठनकेगा ही। वो भी अगर वो जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसी किसी संवैधानिक अदालत का हो। दरअसल न्यायपालिका हमारे लिए पंच परमेश्वर है। लोकतंत्र के सभी स्तंभों में अब भी सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी एक स्तंभ पर हिंदुस्तानी का टिका हुआ है तो वह है न्यायपालिका। ऐसे में अगर कोई जज अपने कार्यकाल के तुरंत बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसके बीते कई साल के फैसलों पर सवाल उठेंगे ही। ऐसी ही चर्चा इन दिनों कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के इर्द गिर्द चल रही है। बीते रविवार को उन्होंने ऐलान किया था कि वो राजनीति में उतरने जा रहे हैं और आज उस ऐलान पर अमल भी कर दिया। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने आज अपने जज के पद से इस्तीफा दे दिया। 2018 से कलकत्ता हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस गंगोपाध्याय 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा उन्हें कहां से टिकट मिलेगा ये तो अभी साफ नहीं किया गया है, लेकिन उनकी बातों से लगता है कि उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें कहां से टिकट देगी इसका फैसला वही करेगी। बीजेपी ने जस्टिस गंगोपाध्याय का अपनी पार्टी में स्वागत भी किया। যে আমি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিচ্ছি এবং এই যোগদানটা আমি শীঘ্রই করব, সম্ভবত 7 তারিখে। 7 তারিখ এখনো পর্যন্ত ঠিক হয়ে আছে, উনি বিজেপিতে যোগদান করবেন। আমাদের সাথে অনেকদিন ধরে কথা চলছে। মাননীয় বিচারপতি উনি জবে থেকে ইস্তফা দেবার পরে আমরা যোগাযোগ করেছি, ইস্তফা দেবেন বলার পরে আমরা যোগাযোগ করি এবং উনি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন যে বিজেপির হয়ে কাজ করবেন, নরেন্দ্র মোদীর সৈনিক হয়ে কাজ করবেন। সেজন্য বিজেপিতে স্বাগত। আমি আগেও বলেছিলাম যে ওনার মতো ব্যক্তি, নিষ্ঠাবান সৎ ব্যক্তি যদি রাজনীতিতে আসেন তাহলে রাজনীতির মঙ্গল, রাজনীতি ভালো হবে। सूत्रों की माने तो जस्टिस गंगोपाध्याय को बीजेपी तामलुक लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की राजनीति में उतरने पर चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है कि कलकत्ता हाईकोर्ट का जज रहते उनके कई फैसले और टिप्पणियां राज्य की ममता बनर्जी सरकार को नागवार गुजरे। तृणमूल कांग्रेस लगातार यह आरोप लगाती रही कि जस्टिस गंगोपाध्याय के फैसले पक्षपाती रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने आज भी जस्टिस गंगोपाध्याय पर हमला किया और कहा कि हाईकोर्ट का जज रहते जस्टिस गंगोपाध्याय लगातार बीजेपी के संपर्क में थे। उधर इस्तीफा देने के बाद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। If it is their culture to attack one judge for the judgment instead of attacking the judgment, then they will do it. They have brought this fashion recently to attack a judge. He was a devil in the judiciary. He was a black sheep in the judiciary. He was a political corrupt judge in the judiciary. वैसे जस्टिस गंगोपाध्याय अपने फैसलों के लिए तृणमूल कांग्रेस ही नहीं अपने साथी जजों और कई वकीलों के भी निशाने पर रहे हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से जुड़े एक केस में एक स्थानीय टीवी चैनल को इंटरव्यू देने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई थी। जस्टिस अभिजीत गांगुली न्याय व्यवस्था छोड़कर अब राजनीतिक मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन उनका ये घोषणा के बाद तृणमूल कांग्रेस ने उनके सारे दिए हुए कोर्ट के फैसले पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तृणमूल कांग्रेस कहते हैं वो एक राजनीतिक इंसान है और उनके ऑर्डर्स में भी राजनीति दिखाई देते हैं। लेकिन इस घोषणा के बाद अब जस्टिस गांगुली और तृणमूल के बीच आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला एक और बार शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। ये बहस देश में जोरों पर है कि तुरंत जज के बाद कुर्सी छोड़कर सीधे किसी राजनीतिक पार्टी का दामन थामना, क्या ये जायज है, क्या ये उचित है? क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि इसके तीनों स्तंभ एक दूसरे के पूरक का काम करते हैं, एक दूसरे के कामों पर चेक और बैलेंस रखते हैं।
न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की भूमिका संविधान में बहुत अच्छे से परिभाषित की गई है, लेकिन कई बार ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जब पूरा का काम करने की बजाय ये तीनों स्तंभ एक दूसरे की विधा में एंट्री पाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिससे लोकतंत्र की मूल भावना आहत होती है। दरअसल पत्रकारिता को भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। हमारी अपनी जमात के लोग भी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के प्रहरी माने गए हैं। वो सम्मान और इज्जत भी उनको मिली है, लेकिन पत्रकारिता से जगत से जुड़े लोग भी इस तरह के विवादों में अछूते नहीं रहे हैं। जजों, नौकरशाहों की तरह पत्रकारों ने भी कई मौके पर अपने पद से त्यागपत्र देकर सीधे सांसद या विधायक बनने की रेस में शामिल हुए हैं। कभी चुनाव लड़ा है तो कभी राज्यसभा के जरिए उन्होंने संसद में एंट्री ली है। लोकतंत्र को मजबूत, निष्पक्ष और आदर्श बनाए रखने के लिए जरूरी है कि देशव्यापी बहस हो, ताकि इस तरह के प्रयासों पर सही विमर्श हो और कोई सर्वमान्य रास्ता निकल सके कि क्या चारों विधाओं के लोग एक दूसरे के कामों में एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो क्या कोई बीच में कूलिंग ऑफ पीरियड भी होना चाहिए। इस बीच बंगाल में एक और मुद्दे पर आज सियासत गरमाई हुई है। संदेश खाली में महिलाओं से यौन शोषण, यौन हमले, जमीन हड़पने, पैसा ऐंठने जैसे मामलों में आरोपी तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता शाहजहां शेख को राज्य सीआईडी ने सीबीआई को सौंपने से मना कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज फैसला दिया था कि शाहजहां शेख को शाम 4:30 बजे तक राज्य सीआईडी केंद्रीय एजेंसी सीबीआई के हवाले कर दे। शाहजहां शेख 14 दिन के लिए बंगाल पुलिस की इन दिनों हिरासत में है, लेकिन सीबीआई जब शाहजहां शेख को अपनी हिरासत में लेने के लिए बंगाल पुलिस के हेडक्वार्टर्स पहुंची तो सीआईडी ने कहकर उसे सौंपने से इनकार कर दिया कि राज्य सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है और वो सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पुलिस इंतजार कर रही है। जब तक निर्देश नहीं आते शाहजहां शेख उनकी हिरासत में ही रहेगा। इसके बाद सीबीआई खाली हाथ वापस लौट गई, लेकिन सीबीआई ने शाहजहां शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल आज जैसे ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का फैसला सुनाया, उधर दिल्ली में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की तुरंत सुनवाई की मांग की। सुनवाई कर रही बेंच में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वो अर्जेंट लिस्टिंग नहीं करेंगे, आप रजिस्ट्रार के जरिए मामले को लिस्ट कराइए। चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कब सुनवाई हो और किस बेंच में सुनवाई हो। तो बंगाल सरकार को मामले में फौरी राहत तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। इसके बावजूद बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई हिरासत में नहीं सौंपा है, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को नहीं माना है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों की 12 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को जब्त कर लिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कोलकाता से मेरे सहयोगी सौरभ गुप्ता। संदेश खाली से जुड़े मामले के बाद शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई और आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि शेख शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को सौंप दिया जाए, क्योंकि इन सारे मामलों का जांच सीबीआई करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के पुलिस आज पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मूव हुए, जिसमें ये दावा किया गया कि ये सारे जो जांच है ये पश्चिम बंगाल के पुलिस के पास ही रहनी चाहिए। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर तो दिया था कि सीबीआई के पास शेख शाहजहां की कस्टडी चले जाए। इस ऑर्डर के बाद सबको लग रहा था कि आज सीबीआई की कस्टडी मिल जाएंगे शेख शाहजहां को, लेकिन जो पुलिस ने कहा है कि उनके मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस मामले के बाद ही पूरी जो फैसला है वो होगी और शेख शाहजहां आज पुलिस की कस्टडी में ही रहेंगे, सीबीआई की कस्टडी में नहीं मिलेगा, बावजूद कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के। लेकिन इसके साथ साथ ईडी ने भी इस मामले में कुछ प्रोविजनल एसेट्स अटैच किए हैं। इस मामले में ईडी ने जो एसेट्स अटैच किए हैं वो 12 करोड़ से अधिक वैल्यू किया जा रहा है और ये शेख शाहजहां के प्रॉपर्टी माना जा रहा है। ईडी के जो जांच है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हो रहा है और इसके पहले शेख शाहजहां के खिलाफ बहुत सारे केस रजिस्टर हुआ है, जो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने केस रजिस्टर किया है जनवरी 5 की घटना के बाद, जहां एक ईडी के टीम के ऊपर हमला हुआ था जब उन्होंने शेख शाहजहां के घर पहुंचे थे वहां पे छापेमारी चलाने के लिए। तो आज की जो खबर है वो ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद पश्चिम बंगाल
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट में जब तक फैसला नहीं होती तब तक शेख शाहजहां को पश्चिम बंगाल पुलिस सीबीआई के कस्टडी में नहीं सौंपेंगे। कैमरा पर्सन जी डी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। शेख शाहजहां को साफ तौर पर समझ में आता है कि बंगाल की पुलिस का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, क्योंकि वो आरोपी है गंभीर आरोपों का। लेकिन इसके बावजूद भी जब उसको कोर्ट में पेश किया अरेस्ट के बाद, तो जिस तरीके से कोर्ट में पेश हुआ था उसको देख के लग ही नहीं रहा था कि वो कोई आरोपी है। उस पर महिलाओं को छेड़ने का, उनके साथ यौन शोषण करने का और जमीन हड़पने के गंभीर आरोप है। कुल मिलाकर संदेश खाली का मामला हो, शेख शाहजहां का मामला हो या फिर अब जस्टिस गांगुली का इशू हो, इसने चुनावी मौसम में बीजेपी और टीएमसी को एक दूसरे के खिलाफ हमले करने के कई मौके दे दिए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। आपके सबसे करीबी साथी की बात करते हैं। कौन है वो? क्या आप सोच सकते हैं? इन दिनों किसी का भी सबसे करीबी साथी उसका मोबाइल फोन माना जाता है। उससे ज्यादा कौन किसी और के साथ समय बिताता होगा? लेकिन यही मोबाइल अब आपके जी का जंजाल भी बनने लगा है। इसमें आप कितना स्क्रीन टाइम बिताते हैं, ये तो एक मुद्दा है ही। यही मोबाइल कई बार आपको परेशान भी करता है स्पैम कॉल्स के जरिए। आप किसी ज़रूरी काम में व्यस्त हो, अगर आप डॉक्टर हैं, आप मरीजों के बीच बैठे हुए हैं, आप ऑपरेशन थिएटर में हैं, अगर आप कोई अधिकारी हैं, कोई मीटिंग ले रहे हैं, अगर आप कोई नेता हैं, किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं, कोई ज़रूरी काम आप कर रहे हो कि अचानक आपका मोबाइल फ़ोन बजेगा और दूसरी तरफ से बात करने वाला अक्सर या तो कोई टेली मार्केटिंग वाला होता है या कोई कंप्यूटराइज्ड कॉल होती है जो आपको कुछ खरीदने बेचने की बात करती है, या फिर दूसरी ओर से ऐसे भी लोग कॉल करते हैं जो आपके खातों तक पर सेंध लगा सकते हैं। आप अगर ज़रा भी बेपरवाह हुए तो वो आपसे ऐसी कई जानकारियां हासिल कर लेगा कि आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इनमें से कई कॉल तो विदेशों से भी आती हैं। इसे निपटने के लिए कई लोग ऐसे ऐप डाउनलोड करके रखते हैं जो पहले ही बता देते हैं कि कॉल कैसी है। आप में से कई लोग हर दिन इस तरह की न जाने कितनी स्पैम कॉल्स को ब्लॉक करते होंगे। लेकिन यह सिलसिला कब तक चलेगा? हर रोज नई स्पैम कॉल्स का। सोशल मीडिया ऐप ट्रू कॉलर की 2021 की ग्लोबल स्कैम रिपोर्ट के मुताबिक स्पैम और टेलीमार्केटिंग कॉल्स के मामले में भारत का स्थान दुनिया में चौथा है। ब्राजील, पेरू और यूक्रेन के बाद सबसे ज्यादा स्पैम कॉल्स भारत में रिसीव की जाती हैं। एक कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स ने इस मुद्दे पर सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक इस साल फरवरी में 60% मोबाइल फोन धारक ऐसे थे जिन्हें हर रोज औसतन 3 या उससे ज्यादा स्पैम कॉल्स आती हैं। ये ठीक एक साल पहले फरवरी 2023 की तुलना में कुछ कम थे। तब ऐसे 66% लोग रहे जिन्हें रोज औसतन 3 या उससे ज्यादा स्पैम कॉल्स आई थी। जिन लोगों को 6 से 10 स्पैम कॉल्स प्रतिदिन आई, उनकी संख्या बढ़ी है। फरवरी 2023 में ऐसे 14% लोग थे जो अब फरवरी 2024 में बढ़कर 21% हो गए हैं। 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि डीएनडी लिस्ट पर रजिस्टर होने के बावजूद उन्हें स्पैम कॉल्स आ रही हैं। इसका साफ मतलब है कि डीएनडी रजिस्ट्रेशन खास कामयाब नहीं रहा है। 54% लोगों ने कहा कि उन्हें वित्तीय सेवाओं से जुड़े स्पैम कॉल्स आते हैं, जबकि 22% लोगों ने कहा है कि उन्हें जमीन जायदाद बेचने से जुड़े यानी रियल एस्टेट से जुड़े स्पैम कॉल्स आते हैं। कितने ही लोग ऐसे फोन कॉल्स के चक्कर में अपनी जिंदगी की जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। ऐसी धोखाधड़ी कॉल ही नहीं, मैसेज के जरिए भी की जाती है। दुनिया की एक बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी मैकफी ने हाल ही में अपना पहला ग्लोबल स्कैम मैसेज स्टडी कराया। इसमें स्कैम मैसेजेस के असर को समझने की कोशिश की गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे स्कैम्स के बढ़ते असर का अध्ययन किया गया। 7 देशों के 7000 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके मुताबिक एक आम भारतीय को हर दिन 12 फेक मैसेज आते हैं और इन फ्रॉड मैसेज को पहचानने में वो हर हफ्ते 105 मिनट लगाते हैं। 60% लोगों को ऐसे स्कैम मैसेज पहचानने में मुश्किल होती है, क्योंकि हैकर्स अब एआई का इस्तेमाल कर मैसेज को ऐसा बनाकर भेजते हैं कि उन पर किसी को यकीन हो जाए। 49% लोगों ने कहा कि उन्हें आने वाले स्कैम मैसेजेस में गलती नहीं होती, उन पर यकीन हो जाता है और यहां तक कि उनमें व्यक्तिगत सूचनाएं होती हैं
जिससे उन्हें स्कैम के तौर पर पहचानना बहुत मुश्किल होता है। 90% लोगों को फेक मैसेज ईमेल और टेक्स्ट से भी आते हैं। 84% लोगों को ऐसे फेक मैसेज सोशल मीडिया पर मिलते हैं। 82% ने कहा कि उन्होंने कभी ना कभी ऐसे फेक मैसेज पर क्लिक किया है। साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड्स की इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 2 पोर्टल्स लॉन्च किए हैं। एक है DIP यानी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और दूसरा है चक्षु। चक्षु का अर्थ होता है आंख। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को ये दोनों पोर्टल लॉन्च किए। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी DIP एक ऐसा मंच है जहां कानूनी एजेंसियां, बैंक, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, सोशल मीडिया कंपनी जैसे व्हाट्सएप, फोन पे, गूगल पे जैसे वित्तीय सुविधाओं वाले पोर्टल एक दूसरे के साथ रियल टाइम इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारियां साझा करते हैं। अगर कोई नंबर किसी फ्रॉड काम के लिए इस्तेमाल होता है तो उसे सभी के बीच साझा किया जाता है और उसे सभी जगह एक साथ ब्लॉक कर दिया जाता है। दूसरा पोर्टल है चक्षु, जो संचार साथी पोर्टल पर आम लोगों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। इसमें लोग संदिग्ध फ्रॉड कॉल, SMS और व्हाट्सएप चैट की शिकायत कर सकते हैं। ये पूछा जाता है कि किस तरह की शिकायत है, उसका स्क्रीनशॉट मांगा जाता है। ये पूछा जाता है कि कॉल किस वर्ग की है, जैसे नकली KYC की है, कोई सरकारी अधिकारी बनकर कॉल कर रहा है या कोई ऑनलाइन नौकरी, लॉटरी वगैरह से जुड़ी कॉल है। फिर वो संदिग्ध नंबर मांगा जाता है जहां से ये कॉल आपके फोन पर आई हो। ये पूछा जाता है कि कितनी तारीख को कितने बजे ये कॉल आई। फिर डिटेल में शिकायत का ब्यौरा मांगा जाता है। इसके बाद शिकायत करने वाले का वेरिफिकेशन होता है और अंत में शिकायत दर्ज कर ली जाती है और उस पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है। इसके बाद ऐसे नंबरों की जांच कर उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है या आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। संचार साथी पोर्टल मई 2023 में लॉन्च हुआ और इसके तहत अलग अलग पोर्टल्स हैं। ऐसे ही एक पोर्टल CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर चोरी हुए या खोए मोबाइल फोन के सिम कार्ड को ब्लॉक करने की शिकायत की जा सकती है। लॉन्च के बाद से अब तक इसके तहत 1 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शन को अलग अलग कारणों से बंद किया जा चुका है। करीब 14 लाख मोबाइल फोन को ब्लॉक किया जा चुका है, जबकि 7 लाख मोबाइल फोन का पता लगाया जा चुका है या उनकी सूचना राज्य सरकारों को दी जा चुकी है। सुनते हैं मंत्री जी को। अब ये पोजीशन आ गई कि करीब करीब 2500 फ्रॉड डेली ब्लॉक कर पा रहे हैं। 2500 से ज्यादा फ्रॉडुलेंट केसेस को डेली ब्लॉक किया जा रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ वेपन इन आवर फाइट अगेंस्ट साइबर फ्रॉड्स। सिटीजन्स के करीब करीब 1000 करोड़ बच चुका अब तक। इन सब से ये जितने इनिशिएटिव्स हुए हैं, इससे नागरिकों का अबाउट 1000 करोड़, ये हमारा एस्टिमेट है, अब तक बच चुका है। करीब 1008 करोड़ अभी फ्रोजन अकाउंट्स में है, जो तुरंत जैसे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है तो उसको अकाउंट को फ्रीज करने का मैकेनिज्म बनाए, और वो भी जब ये ऑथेंटिसिटी और वेरिफिकेशन के प्रोसेस और मैच्योर हो जाते हैं 1-2 महीने में, वो सिस्टम भी और ज़्यादा मजबूत होगा, जिससे कि कोई अगर फ्रॉडुलेंटली अकाउंट से निकाल भी देता है तो भी वो उसका कोई भी फ्रॉडस्टर उसका उपयोग ना कर पाए। स्पैम कॉल्स और साइबर फ्रॉड की समस्या पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रशांत माली जी जुड़ रहे हैं, जो कि साइबर लॉ का एक्सपर्ट भी है। प्रशांत जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, स्पैम कॉल और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए पहले भी सरकारें कदम उठाती रही हैं, अब ये चक्षु पोर्टल आया है, इसमें ऐसा क्या नया है और वो कितना कारगर रहने की उम्मीद है? देखो, अभी जो सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं वो मोबाइल का कोई नंबर होगा, उससे SMS भेजा जाता है या उससे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा जाता है या टेलीग्राम से मैसेज भेजा जाता है, तो उसके द्वारा मैसेज भेज के फ्रॉड करते हैं। अभी जो चक्षु पोर्टल है, ये आपको ये सुविधा देता है कि अगर आपको लगता है, कई बार ये होता है ना कि किसी को ठग लिया जाता है और फिर भी वो फोन चालू ही रहता है, वो बाकी औरों को ठगा करता है कॉन्स्टेंटली, इसको ठग उसको, और वो जो ठगा हुआ है उसे पुलिस भी कोई राहत नहीं दे रही, और वो देखते रहता है कि मुझे ठगा तो है लेकिन पुलिस बंद नहीं कर पा रही है इस नंबर को, या अभी भी काम किए जा रहे हैं।
तो इस वक्त उस नंबर को जिससे ठगी हुई है वो नंबर इस चक्षु पोर्टल में जाके डाल सकता है। फिर ये चक्षु पोर्टल से उसे एक ओटीपी जाएगा। अगर उसने मतलब जो ओरिजिनल ओनर है उस नंबर का, अगर उसने वो ओटीपी फीड नहीं किया, वापस नहीं बताया, तो वो नंबर ब्लॉक किया जाएगा। ये नंबर ब्लॉक कर देने से फायदा यह है कि वो उस नंबर से जो उसने विश्वासार्हता बनाई होगी बाकी लोगों को ठगने के लिए, एक आदमी को तो ठगता नहीं है, कईयों को ठगता है, तो एक आदमी ने ये पहल लेने से बाकियों को जो रिपीट ठगी है वो बच सकती है। यानी अगर मैं ठगा गया और मैंने अलर्ट कर दिया सिस्टम को, तो बाकी लोग तो बच सकते हैं इस फ्रॉड से, लेकिन अगर मेरा पैसा, मुझे कोई नुकसान हो गया है, उसकी कैसे भरपाई होगी? बहुत कम मामलों में हमने देखा है कि फ्रॉड के बाद किसी को पैसा वापस मिला हो। एग्जैक्टली, मतलब डिजिटल इंडिया में तो हमने काफी बड़ा प्रवास कर लिया है। डिजिटल इंडिया ये सरकार की बड़ी मुहिम है, लेकिन डिजिटल इंडिया तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आप ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म इसका फिक्स नहीं करते। मतलब जो ठगे गए हैं उनको जब तक आप जस्टिस नहीं दे पाते, उन्हें जब तक उनका पैसा नहीं मिलता, तब तक हम ये बोल नहीं सकते कि डिजिटल इंडिया कामयाब है। इससे बाकी लोग ठगने से बच सकते हैं, लेकिन जिसे ठगा गया है उसके लिए तो उसके पैसे मिलना बहुत जरूरी है। तो वो 1930 में फोन कर सकता है, तो अगर बचे हुए पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी पूरी धनराशि उसे मिलती नहीं, और 1930 सब जगह चलता भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया माली जी। अगर ये पैसा वापस मिलने लगे पूरा का पूरा, तो शायद लोग बाग इनकरेज भी होंगे इस तरह के सिस्टम को अलर्ट करने के लिए, और इस तरह की सुविधाओं को बाकी लोग उसका फ्रॉड का शिकार ना हो, उस पर अपनी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। बात बच्चों की शिक्षा दीक्षा की। बच्चों के स्कूल का रिपोर्ट कार्ड जल्द ही नए तरीके से अब तैयार होने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत NCERT यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग स्कूलों की अलग अलग कक्षाओं के बच्चों की प्रगति के लिए एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC यानी समग्र प्रगति कार्ड की शुरुआत करने जा रहा है। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क की सिफारिशों के तहत ये बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखा जाएगा और सिर्फ कुछ विषयों में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें नहीं आंका जाएगा। अभी तक का जो पारंपरिक सिस्टम है उसमें बच्चों को अलग अलग विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, खेल, कला वगैरह में प्रदर्शन के आधार पर नंबर दिए जाते हैं और उस आधार पर यह तय किया जाता है कि बच्चा कितना अच्छा या खराब प्रगति कर रहा है, यानी नंबर तय करते हैं बच्चों की प्रगति के बारे में। कुछ विषयों के अंकों के आधार पर बच्चों का यह आकलन उनके साथ एक तरीके से नाइंसाफी की तरह है। ये बच्चों के समग्र विकास का पैमाना बिल्कुल नहीं था और काफी समय से इसे बदलने की मांग भी चल रही थी। अब जाकर ये बदलने की कोशिश की जा रही है। NCERT के तहत बनाई गई संस्था नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख ने काफी सोच विचार के बाद होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड यानी समग्र प्रगति कार्ड तैयार किया है। परख की फुल फॉर्म भी अब आप जान लीजिए। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। ये सब बहुत भारी शब्द आपको सुनाई दे रहे होंगे। साधारण शब्दों में बताएं तो परख छात्रों के प्रदर्शन को पूरी निष्पक्षता और समग्रता के साथ आंकने का एक तरीका है। इसके तहत अभी 3 तरह के होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तैयार किए गए हैं। पहला कक्षा 1 और 2 के लिए, दूसरा कक्षा 3 से 5 के लिए और तीसरा कक्षा 6 से 8 के लिए। इससे ऊपर की कक्षाओं के लिए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का कैसा हो, इस पर अभी काम चल रहा है, विमर्श हो रहा है। ये जो नया होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है, इसमें छात्रों के प्रदर्शन का आकलन सिर्फ शिक्षक ही नहीं करेंगे, बल्कि छात्रों के सहपाठी, उनके माता पिता और खुद छात्र भी अपना आकलन कर सकेंगे। जैसे कोई छात्र अपने साथी छात्रों का आकलन कर सकता है कि वो खेल में कैसा है, कला में कैसा है, संगीत या अभिनय में कैसा है, उसने क्या कुछ नया सीखा है, उसका व्यवहार कैसा है, या क्या वो दूसरों की मदद अपनी कक्षा में करता है। ये हमने कुछ उदाहरण भर दिए हैं। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कुल मिलाकर किसी छात्र के व्यक्तित्व का 360 डिग्री आकलन होगा, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे मासूम होते हैं और उन्हें उस कसौटी पर नहीं परखा जाता जो बड़ी कक्षाओं में रखी जाती है।
होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में बच्चा खुद का भी आकलन कर पाएगा। अभी तक ये व्यवस्था नहीं थी कि कोई बच्चा कितना बेहतर कर रहा है। इसका सबसे बेहतर आकलन वो बच्चा खुद कर सकता है, बशर्ते हमें उससे ये पूछने या समझने का सलीका आता हो। नए तरीके में बच्चे खुद को आंकेंगे, उन्होंने क्या सीखा, कितना सीखा, कैसा व्यवहार है, इस पर वो खुद को भी आंक पाएंगे। बड़ी कक्षाओं में ये बच्चे भी ये भी तय कर पाएंगे कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। उन्हें खुद के आकलन का मौका भी दिया जाएगा कि अपने बनाए लक्ष्यों की दिशा में वो कितना आगे बढ़े हैं। अपने बच्चों को उनके माता पिता से बेहतर कौन समझ सकता है। नए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में इसकी भी व्यवस्था है। अभिभावक ये बता सकते हैं कि बच्चा क्लास में कैसा पढ़ रहा है, होमवर्क करने में कैसा है, उसका कितना स्क्रीन टाइम है। और ये तो आजकल के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। मोबाइल फ़ोन नाम की आफत बच्चों की ज़िंदगी में इस तरह घुस चुकी है कि कई बच्चे अपना खेलकूद, मौज मस्ती तक उसके आगे खो बैठे हैं। हर माता पिता की ये बड़ी चिंता और बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखने के लिए कई माता पिता काफ़ी जतन करते हैं। खेल में या कला में बच्चा कैसा रहा, इस पर भी अभिभावक अपना फीडबैक दे सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि कहाँ बच्चे पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ किताबी पढ़ाई लिखाई नहीं, बच्चों के आकलन के लिए ये भी देखा जाएगा कि वो दूसरे बच्चों के साथ कैसे पेश आते हैं, समस्याओं को कैसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, भावनात्मक तौर पर कैसा व्यवहार करते हैं, रचनात्मक कामों में उनका मन कितना लगता है। इस सब के आधार पर बच्चों के सर्वांगीण विकास को समझा जा सकता है। एनसीईआरटी ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कोई या तो इस होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की व्यवस्था को अपनाएं या अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव करें। मार्च 2023 में एनसीईआरटी ने छोटे स्तर पर कुछ चुने हुए राज्यों में ये प्रयोग किया। फिर पिछले साल सितंबर में एनसीईआरटी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस पर अमल के लिए कहा। परख की सीईओ इंद्राणी भादुड़ी के मुताबिक 15 से 16 राज्य और कई सीबीएसई स्कूल अब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के आधार पर छात्रों का आकलन कर रहे हैं। और जानकारी के लिए हमारे साथ शिक्षाविद अनीता रामपाल जुड़ रही हैं। अनीता जी, एनसीईआरटी ने छात्रों के आकलन के लिए समग्र प्रगति कार्ड का जो नया तरीका निकाला है, ये कितना कारगर है? क्या ये उन कमियों को दूर करता है जो अभी तक पारंपरिक रिपोर्ट में नहीं होती? इसमें हमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि जब हम किसी भी प्रगति कार्ड को तरफ देखते हैं, किसी भी तरह का आकलन करते हैं, तो वो जो है वो क्लासरूम के साथ कक्षा में क्या हो रहा है, क्या गतिविधि हो रही है कि नहीं हो रही, बच्चों के साथ किस तरह का रिश्ता बांधा जा रहा है, उस पर निर्भर करता है। अगर केवल हम एक कार्ड ले आए और फिर टीचर्स से, बच्चों से, सबसे भरवाएं, तो वो एक पहल तो है, एक नई पहल है, पर उससे कितना फर्क पड़ने वाला है वो अभी तक उस पर चिंता है। क्योंकि अगर हम कुछ बच्चों का माहौल ही नहीं बदल रहे कक्षा के अंदर, जिस तरह से हम उसके सीखने की समझ बनाते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, वो सिर्फ एक अपने फिक्स जगह में बैठ के बोर्ड की तरफ देखते हुए सीखेंगे नहीं, या टीचर कुछ बोल रही है तो सीखेंगे नहीं। तो जब तक पूरा माहौल क्लास का नहीं बदलेगा, स्कूल का नहीं बदलेगा, तो फिर ये कार्ड जो है ये अपने में सिर्फ एक दस्तावेज बन के रह जाएगा। और थोड़ी चिंता ये है कि ये बहुत भारी, इसमें टीचर्स का समय लगने वाला है और बहुत इसको भरने में ही बहुत मेहनत है। टीचर्स पे अभी काफी पहले ही कागजी जो बोझ है वो बहुत ज्यादा है, और एक और हम बोझ ना डाल दें, इसका हमें ध्यान रखना होगा। अच्छा जी, दूसरे जो दुनिया के मुल्क हैं उनमें किस तरह का रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है? कैसे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है? अच्छी बात है कि हम कह रहे हैं हम समग्र प्रगति देखेंगे, और हम केवल उनके किसी एक टेस्ट पे दिए हुए नंबरों से नहीं जांच करेंगे। पर जब हम यहाँ इस प्रोग्रेस कार्ड को भी देखते हैं तो उसमें वही निहित है, हम नंबर नहीं दे रहे, ग्रेड नहीं दे रहे, पर हम कह रहे हैं कि नदी, पहाड़ या आसमान, तो ऑलरेडी हमने ग्रेड अपने तय कर लिए और उसी आधार पे हम उसका एक रूब्रिक बना रहे हैं और उसका हम आकलन कर रहे हैं। तो फिर वही दिक्कत आ जाती है कि टीचर से हमने ये सब करवाया, पर वास्तव में कितना फर्क पड़ा। और देशों का जो आपने सवाल पूछा है उसमें सही है कि बहुत ज्यादा जो आकलन है वो इस तरह से कागजी आकलन नहीं है, पर वो एक लगातार उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जुड़ा है।
तो जिसको हम सतत कहते हैं, मगर उसको भी हम केवल ग्रेड्स के आधार पे, नंबरों के आधार पे ना करें, पर बच्चों की सीखने की कई तरह के उनके स्रोत हैं जो दर्शा रहे हैं कि वो क्या बना रहे हैं, किस तरह सोच रहे हैं, किस तरह अपने आसपास बच्चों के साथ उनका रिश्ता बंधता है कि नहीं बनता। तो वो सब हम कैसे डॉक्यूमेंट करें, वो केवल सवाल पूछकर नहीं, पर उनकी गतिविधि, उनके काम के दस्तावेज रख के, उनकी ड्राइंग्स, उनका लिखना, ये सारी चीजों पे निर्भर करता है। इसलिए यहाँ भी कार्ड में कहा गया है कि ये सब टीचर्स इसका आधार बनाएं, पर वो आधार कब बनेंगे, जब तक कि पूरी सीखने की जो प्रणाली है सीखने सिखाने की, वो ना बदले। अब ये बता दीजिए और कि आप समग्र प्रगति रिपोर्ट जिसको हम कह रहे हैं या होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट बच्चों के लिए तो ठीक है, क्या इसके लिए टीचर्स को भी सिखाया जाना जरूरी है? सिर्फ आंकलन की ट्रेनिंग नहीं, पर पूरी कक्षा को अलग ढंग से कैसे चलाना है, बच्चे कैसे सीखते हैं, हम कैसे तय करते हैं कि उन्होंने सीख लिया है, क्योंकि ये सब जो है इसके टीचर्स पे ही डिपेंड करता है। शिक्षक ही इसको भरेंगे, शिक्षक की ही समझ कैसी बनती है, और शिक्षक, जैसे मैंने कहा, वो पूरी गतिविधि सीखने सिखाने की कैसे बदलती है। अगर वो नहीं बदल रही और बिल्कुल इसी तरह चल रही जैसे आज क्लासरूम्स में हो रहा है, तो फिर ये बहुत कारगर नहीं होगा। तो उम्मीद करनी चाहिए अनिता जी आपको और हम सबको कि ये जो नया एफर्ट है एनसीईआरटी का, ये सक्सेसफुल होगा, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बड़ा काम आएगा आगे जाके। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इसी नोट पर फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो खबरों की खबर में कुछ और है खबर, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने यूएपीए के एक दशक पुराने मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएल साईबाबा समेत 5 लोगों को बरी कर दिया है। नागपुर बेंच ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें उन्हें देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी माना गया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 54 साल के साई बाबा व्हील चेयर के बगैर चल नहीं सकते। वो पिछले 11 साल से नागपुर सेंट्रल जेल में बंद रहे। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। यूएपीए के इस मामले में साई बाबा के साथ छात्र हेम मिश्रा, महेश तिर्की, विजय तिर्की और प्रशांत सांगलीकर को भी बरी किया गया है। 6वें आरोपी पांडु नरोटे की मौत हो चुकी है। हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पाया कि अभियोजन पक्ष अपनी दलीलों को साबित नहीं कर पाया। माननीय अदालत ने यूएपीए के तहत आरोपों का सामना कर रहे सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले का अहम बिंदु डिजिटल साक्ष्यों को जब्त करने से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने ये कहा है कि इससे पहली बात तो जो सैंक्शन है वो बराबर नहीं है, वैध नहीं है। दूसरी बात, मेरिट में भी जो जब्ती हुई साई बाबा के घर से, आरोपी के पास से, बाकी आरोपियों के पास से, वो बराबर सिद्ध नहीं हुई है और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो कायदे के अनुसार नहीं हुआ है। उनका ऑब्जर्वेशन। जेल में काटा गया 11 साल का वक्त कम नहीं होता। कोर्ट के इस फैसले के बाद इन 5 लोगों को मिलने जा रही आजादी इनके लिए बेशकीमती है। कानून से जुड़े जानकार मान रहे हैं कि डिजिटल सबूतों से जुड़े अन्य मामलों में इस फैसले का असर दिख सकता है। एनडीटीवी इंडिया के लिए नागपुर से संजय तिवारी। तो फिलहाल खबरों की खबर में आज मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।